समर स्लैम नाइट 1 एकदम करारी है भाई, बिकॉज र्यूज ऑफ द सेंचुरी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने सीएम पंक की इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विक्ट्री को खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है। बिकॉज नाइट 1 पे ही इज वॉकिंग आउट नॉट सीएम पंक एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हो इस वीडियो का कि मैं रिव्यू करूंगा समर स्लैम को, और डेफिनेटली हम यहाँ पे मेन इवेंट की बात करेंगे। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस मेरे प्रोबेबली 2 बेस्ट ऑफ ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार्स में से आते हैं, और आज जो कमाल हो गया है भाई यहाँ पे मेन इवेंट के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी IWC को इन्होंने यहाँ पे जो है वो शॉक कर दिया है, क्लेवर तरीके से बेवकूफ बना दिया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला मैच इस शो को स्टार्ट करता है उसकी बात करेंगे। हमेशा की तरह ऑर्डर में चलेंगे, बिकॉज दी OTC रोमन रेंस एंड जे ऊसो जो है वो यहाँ पे लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। अब रोमन रेंस का जो पायरो है भाई, WWE ऐसा तो नहीं है कि पहली बार रोमन आ रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है अब रोमन पॉपुलर होना शुरू हो गया है, तो ये आइडिया नहीं है। 1316 दिन तक ये बंदा चैंपियन था, ऑलमोस्ट हर हफ्ते उस टाइम पे ये बंदा आके अपनी एंट्रेंस करता था। कोई ऐसी स्मैकडाउन या रॉ नहीं गई जहां पे इसके लिए पायरो नहीं बजा। आज यहाँ समर स्लैम के अंदर इसका पायरो दोनों बारी गलत बजा। रोमन रेंस जब अपनी पोजीशन लेते हैं अपना साइन करने के टाइम पे, वहां उनका पायरो बचता है, वो मस्त लगता है भाई। लेकिन पायरो भाई यहाँ पहले ही चले जा रहा है। हर बार WWE ने यहाँ पे गलती करी, 2 बार पायरो बचता है, गलत टाइमिंग, मजा नहीं आया। ब्रॉन्सन रीड आते हैं शूला फाला जिसको बोला जा रहा है लेके, रोमन के जूते। लेकिन यह फनी चीजों के अलावा अगर बात करें, समर स्लैम की शुरुआत जो है वो इतनी खास नहीं थी भाई। मेन इवेंट तक ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट एक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस मैच में देखने को लगता है कि बीच में ही मैच के यीट ईट करना चालू हो जाते हैं, और रोमन भी यूं यूं करके यीट ईट कर रहे हैं भाई। मैच के बीच में म्यूजिक बज रहा है, लेकिन यहाँ पे जे ऊसो को टैग नहीं मिल रहा था। एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड जो है वो दोनों इस टैग को रोक लेते हैं काफी क्लेवर तरीके से। एक स्टीरियो सेव थी ऑलमोस्ट, वो रोमन मैच में नहीं आ पाते हैं। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड इस मैच में रोमन रेंस ने ना ही सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर की एक फ्लाइंग क्लोथलाइन को अनाउंसर्स टेबल पे रिवर्स किया, उन्होंने उनके रिंग साइड स्पीयर को एक सुपरमैन पंच में कन्वर्ट किया और ब्रॉन ब्रेकर को थ्रू द बैरिकेड एक स्पीयर भी मारा। इसके अलावा 2 बड़ी मोमेंट्स जो इस मैच में हुई, रोमन रेंस की अंडरटेकर वाली डाइव जो कि अनबिलीवेबल थी, ऑलमोस्ट वो दोनों सुपरस्टार्स के पीछे कूद गए थे भाई, पर क्या उड़ने लगे थे रोमन रेंस, मजा आ गया वो देख के। और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड जो है वो अपनी सुसाइड डाइव भी उन्होंने लगाई थ्रू द मिडल रोप, जो कि यूजुअली हमें देखने को इतनी आसानी से मिलती है नहीं। मैच के एंड में एक और बार रोमन रेंस सैक्रिफाइस करते हैं भाई खुद को। ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर तो मारा बैरिकेड के थ्रू, लेकिन एक और स्पीयर खा भी लिया जे ऊसो को बचाने के चक्कर में। लेकिन उस चीज ने जे ऊसो की हेल्प करी। जे ऊसो यहाँ पे स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को, एक स्प्लैश लगाते हैं और पिन कर देते हैं उनको टू विन दिस मैच। तो ना ही सिर्फ रोमन रेंस ने सैक्रिफाइस किया खुद को, ना ही सिर्फ वो एक कार्टून की तरह हीट कर रहे थे, ना ही सिर्फ उन्होंने 1D भी लगाई यहाँ पे जे ऊसो के साथ मिलकर ऑन ब्रॉन ब्रेकर, रोमन रेंस को पिनफॉल करने का भी मौका नहीं मिला है भाई, और जे ऊसो ने ब्रॉन्सन रीड को पिन कर दिया है। मैच के बाद भले ही भैंस रहे थे पॉल हेमन से रोमन रेंस लेटे लेटे, लेकिन यहाँ पे उनके गले में उला फाला डाली जाती है और ये मैच इसी तरीके से खत्म हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच वाज फॉर द विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स, और यहाँ पे ऑनेस्टली भाई जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए था। एक मोमेंट आती है मैच में जहाँ पे गलती से शार्लेट को अलेक्सा मार देती हैं, जो कि उनकी ट्रूली वो फ्रेंडशिप पार्टनर वाली चीज को टेस्ट करने वाला था। लेकिन मैच के एंड में जब रॉक्सेन पेरेस को सिस्टर एबिगेल लगने वाली थी, तभी अलेक्सा ब्लिस जो हैं पीछे से शार्लेट आती हैं, वो उनको नहीं अटैक करती हैं, वो यहाँ पे रकेल को अटैक करती हैं, और यहाँ पे विक्ट्री ले चुके हैं अलेक्सा अपनी टीम के लिए, और न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स जो हैं वो क्राउन कर चुके हैं ऑन अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर। जजमेंट डे के बारे में मैंने आपको बातें बोली थी, और भले ही यहाँ पे लिव मॉर्गन का रिटर्न ना हुआ हो, लेकिन जजमेंट डे का जो एंड है वो ज्यादा दूर है नहीं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आगे लीड करेगा। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस।
और यहाँ पे मैं जितना कम बोलूंगा उतना ही अच्छा है, बिकॉज मे बी ये कैरियन क्रॉस का लास्ट मैच हो सकता है इन द WWE। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से सैमी ज़ेन को दोबारा विक्ट्री दी गई है, स्कारलेट यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि सैमी को ही पाइप दे दूं भाई, अगर स्टील पाइप कैरियन नहीं यूज कर पा रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सैमी ने तो मना कर दिया, वो मैच को भी जीत गए और कैरियन क्रॉस वहां लेटे लेटे सोच रहे हैं भाई क्या फायदा हुआ, इतने मंडे नाइट रॉ में मैंने प्रोमो कट करे कि क्रॉस टोल्ड द ट्रूथ, क्रॉस टोल्ड द ट्रूथ। आखिर क्या ही फायदा हुआ इन सब चीजों का, बिकॉज क्रॉस एक बार फिर से हार चुके हैं और क्लियर कर दिया WWE ने और ट्रिपल एच ने बात कि भाई तू बंदे जितना भी करता रहे, सिर्फ लोगों की वजह से मैं भी तेरे को एक समर स्लैम में मैच हम जरूर दे देंगे, लेकिन इस मैच में तू जीतेगा इसकी कोई गारंटी हम तेरे को कर नहीं सकते हैं और उसके लिए सॉरी भी बोलेंगे। लेकिन आई होप कि ये चीज ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए और कैरियन क्रॉस के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करते भाई WWE में, बिकॉज कोई सेंस नहीं थी यहाँ पे सैमी ज़ेन के जीतने की। इसके बाद विमेंस चैंपियनशिप की बात करते हैं, जहां मैं शॉक हो गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों WWE ने डिसीजन लिया है। WWE ने टिफनी को रिटेन करवा दिया है जेड के अगेंस्ट, और ये मैच की हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, बिकॉज एक मून सॉल्ट को रिवर्स करा जाता है, उसके बाद एक जेडिड को फ्रॉम द मिडल रोप रिवर्स करा जाता है, लेकिन फाइनली टिफनी अपनी प्रिटीएस्ट मून सॉल्ट एवर लगाती हैं और जेड कारगिल को उन्होंने हरा दिया है इस मैच के अंदर। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जेड कारगिल अभी WWE के लिए रेडी नहीं है। मे बी अगर वो चैंपियनशिप जीत भी जाती तो वो मोमेंट उनके लिए सही टाइम पे होती, लेकिन एक चैंपियन की तरह वो अभी इस टाइटल को कैरी नहीं कर सकती, इतने अच्छे मैचेस वो नहीं दे सकती, ऐसा मे भी वो सोच रहे हैं। टिफनी की भी कोई रेन खास नहीं है इतनी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात बोल सकता हूँ कि टिफनी एटलीस्ट मैचेस तो ठीक दे देती हैं और शायद इस वजह से ट्रिपल एच ने अभी वो डिसीजन नहीं लिया है। मैं शॉक था कि यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भाई टिफनी इज स्टिल द विमेंस चैंपियन। इसके बाद बात करते हैं हमने सेमी मेन इवेंट की, ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल। जेली रोल से ज्यादा मुझे लगता है पहले ही सोच लेना चाहिए था कि रैंडी ऑर्टन को मैं अपनी टीम में ना लूं, बिकॉज इस बंदे का जो रिकॉर्ड है हारने का WWE के अंदर, वो भाई प्रोबेबली सबसे ऊपर है फिन बैलर के बाद, अगर मैं रैंकिंग करनी शुरू करूं, बिकॉज ये बंदा कोई मैच जीत ही नहीं पा रहा भाई। ये सिर्फ स्टोरी लाइन में आता है, सब कुछ बढ़िया करता है, मैच में नहीं जीत पाता भाई, वो है रैंडी ऑर्टन। अब बात करें यहाँ पे तो एक वन लकी पंच पड़ता रिंग साइड पे जेली रोल को, उसके बाद एक क्लेमोर रैंडी ऑर्टन को, लेकिन ये जो मेन मोमेंट थी इस मैच की वो स्प्लैश थी। जिस तरीके से स्टोन कोल्ड अपनी बियर उड़ाते हैं, ऑब्वियसली लोगन पॉल अपनी प्राइम उड़ाते हैं, और यहाँ पे वो एक स्प्लैश लगाते हैं जेली रोल के ऊपर थ्रू दैट अनाउंसर्स टेबल, जो कि क्रेजी स्प्लैश थी भाई, मजा आ गया देख के। ये पूरी सारी WWE के डॉक्टर वगैरह सब आ जाते हैं यहाँ पे जेली रोल को ले जाने के लिए, लेकिन जेली रोल कहते हैं ऐसे कैसे मैं रैंडी ऑर्टन को छोड़ दूं, मैं तो इस मैच में पार्ट लूंगा। वो आते हैं वापस, चोक स्लैम करते हैं यहाँ पे लोगन पॉल को, अपनी ब्लैक रोल स्लैम लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे क्लेमोर किक लगा देते हैं जेली रोल को, लेकिन ऑर्टन आके एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये दोनों जो बंदे हैं मैच में बेसिकली बाहर हो जाते हैं, बड़े बंदे लोगन पॉल और जेली रोल बचते हैं, लोगन स्प्लैश लगाते हैं अपनी और पिन कर देते हैं जेली रोल को। तो रैंडी ऑर्टन कब आखिर मैच जीतेंगे अब WWE के अंदर, भाई ये क्वेश्चन का कोई सवाल जो छोड़ ही दो भाई, जवाब है ही नहीं इसका भाई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन नहीं जीत पा रहा भाई WWE के अंदर। यहाँ पे लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर को विक्ट्री दे दी गई है और एक बार फिर से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जो है वो हार चुके हैं। लेकिन मेन इवेंट की बात करते हैं और द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप CM पंक वर्सेस गुंथर। ये मैच काफी डिसेंट था, काफी बढ़िया इन्होंने काम किया है। सिंपल टिपिकल मैच था गुंथर का कि वो स्लो चलेंगे, टेक्निकल चलेंगे, चॉप्स मारेंगे, और CM पंक जिस तरीके से है रिंग के अंदर उसको कैसे झेल सकते हैं वो उनका मेन टेस्ट था, और वो उन्होंने बहुत ही बेखूबी से किया। लेकिन गुंथर का मोमेंटम कभी कम नहीं होता है रेसलिंग रिंग के अंदर, तो वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे अनाउंसर्स टेबल पे जैसे ऑलरेडी भाई जीता हुआ हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गिराया जाता है उनको अनाउंसर्स टेबल पर, फूट जाती है नाक भाई, जिससे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसने एक ओपनिंग क्रिएट करी CM पंक के लिए, जो कि लीड करती है 2 गो टू स्लीप में, एंड CM पंक फाइनली उस 12 साल की वेट के बाद एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। ऐसा लगा कि यार ये वो मोमेंट है जो मैं WWE में देखने के लिए वेट कर रहा था। यहाँ पे भले ही WWE और कुछ ना करे, CM पंक के कंधे पे चैंपियनशिप देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन जैसे ही अनाउंसर बोलने लगता है एंड न्यू, तो बज जाता है म्यूजिक बर्न इट डाउन का। भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते हैं, क्रचेस में बेचारा ये बंदा आया है, लेग ब्रेस इसने डाल रखा है, क्या ही कर लेगा ना ये। पॉल हेमन के हाथ में है मनी इन द बैंक, और कमेंट्री पे बताया जा रहा है कि भाई ये चैंपियनशिप जो है
अभी सीएम पंक के पास तो आ गई है, लेकिन बहुत टाइम है अभी सेथ रॉलिंस के पास कैश इन करने के लिए। तो सीएम पंक को हमेशा एक हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा सेथ को देख के। और सेथ भी कहते हैं भाई ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, मैं वापस चले जाता हूँ। वो चलना शुरू करते हैं और उसके बाद इस बंदे ने केविन नैश वाली मोमेंट पुल आउट करी, दोनों क्रचेस फेंके, लेग ब्रेस निकाल के फेंका, अपनी जैकेट निकाल के फेंकी, मनी इन द बैंक लिया पॉल हेमन ऑरेकल से और भागता हुआ चला गया रिंग की तरफ। उस समय सीएम पंक को पता था कि एल लग चुके हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे इतना कमाल का मैच देने के बाद सीएम पंक में तो कोई एनर्जी थी नहीं और कैश इन करने में इस बंदे से बेटर कोई है ही नहीं। सेथ रॉलिंस आते हैं, मनी इन द बैंक से अटैक करते हैं, कैश इन करते हैं अपना मनी इन द बैंक, एक स्टॉम्प लगाते हैं ऑन सीएम पंक एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस इज द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ये अनबिलीवेबल मोमेंट आज WWE ने क्रिएट करके दिया है हमें। ये हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को एक रिस्पेक्ट देते हुए माइकल कोल इसको एक रूज ऑफ द सेंचुरी बुलाते हैं, जो बेसिकली एक धोखा है, एक ट्रिक जिसको बोला जाता है। अगर मैं कन्वर्ट करूं रूज का मतलब आप लोगों के लिए कि कैसे बेवकूफ बना दिया सीएम पंक को, कि कहीं पे भी सीएम पंक सोच नहीं सकता था कि आज सेथ रॉलिंस आके कैश इन करेगा। फाइनली वो मोमेंट मैंने सेथ रॉलिंस से पहले ले ली है, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बोला था कि भाई मैं सीएम पंक को कभी वर्ल्ड चैंपियन टिकने नहीं दूंगा, और 5 मिनट भी नहीं यहाँ पे सीएम पंक चैंपियन रहे होंगे। सेथ रॉलिंस केम आउट, ये पूरी IWC रेसलिंग की दुनिया को बेवकूफ बना दिया और रूज ऑफ द सेंचुरी क्रिएट कर दिया सेथ रॉलिंस ने। ब्रॉन ब्रेकर भी ठीक लग रहे थे, ब्रॉन्सन रीड भी ठीक लग रहे थे, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस इज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। कमाल तरीके से नाइट 1 को एंड करा गया एंड सीएम पंक वाज डाउन ऑन द ग्राउंड, और एक क्लियरली आगे की लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन को स्टार्ट कर देता है। भाई मजा आ गया। आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली बताएं इस रिव्यू के बारे में, इस शो के बारे में। नाइट 1 जो कि ऑलमोस्ट एक मंडे नाइट रॉ की तरह होने वाली थी, लेकिन फिर कन्वर्ट हो जाती है रूज ऑफ द सेंचुरी के अंदर। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर दें गाइस। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।